Once again, welcome to my YouTube channel. In this video, we will discuss about tripartite struggle. ये स्ट्रगल 3 पावर्स के बीच में हुआ था। आपको पता होगा कन्नौज के लिए 3 पावर्स फाइट कर रही थी, पाल्स, प्रतिहार्स एंड राष्ट्रकूटास। ठीक है। सो ये 3 जो मेजर पावर हैं ये कन्नौज के ऊपर जो है कंट्रोल करना चाहती थी। और ये जो टाइम पीरियड है, जिस टाइम पीरियड के अंदर ये पूरा वॉर का जो इन कॉन्फ्लिक्ट का माहौल था 8th और 9th सेंचुरी के अंदर चला था। ठीक है। इसको कन्नौज ट्रायंगल वॉर भी बोला जाता है। ट्रायंगल वॉर इसलिए क्योंकि 3 पावर्स हैं। ठीक है। सबसे पहले इसके अंदर हैं गुर्जर प्रतिहार्स, बहुत पावरफुल रूलर्स थे। राष्ट्रकूटास जो बादामी के चालुक्यास के फ्यूडेटरीज थे और उसके बाद रूल करते हैं। एंड इसके बाद पाल्स जो बंगाल में रूल कर रहे थे। ठीक है। सो ये तीनों पावर्स जो थी ये बहुत पावरफुल थी और हर कोई चाहता था कि कन्नौज के ऊपर जो है कंट्रोल किया जाए। देखो क्या कारण रहे कन्नौज के ऊपर कंट्रोल करने के और क्यों ये सब कंट्रोल करना चाहते थे और उसके बाद कितने फेजेस के अंदर ये वॉर होता है और इसका एंड में क्या रिजल्ट निकलता है एंड वॉर के बाद कैसी सिचुएशन रहती है, ये सब हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। चलिए। सो 3 मेजर एम्पायर्स, पाल्स ऑफ बंगाल एंड बिहार, प्रतिहार्स ऑफ अवंती एंड राष्ट्रकूटास ऑफ दक्कन। ओके। सो सबसे पहले मैं आपको मैप के अंदर वो प्लेस दिखा देती हूँ। ये देखिए। सो ये जो ग्रीन कलर है ये गुर्जर प्रतिहार्स के लिए है। इन्होंने ये पूरा रीजन कवर कर रखा था और ये रीजन है कन्नौज का। ठीक है। सो इस रीजन के लिए ये तीनों पावर्स फाइट कर रही थी। पाल्स बंगाल के अंदर रूल कर रहे थे और राष्ट्रकूटास ये दक्कन वाले रीजन के अंदर रूल कर रहे थे। ठीक है। चलिए। सो अब हम एक एक करके हमने इन तीनों पावर्स को डिटेल में डिस्कस किया है। अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ पीछे की जो 3 वीडियोस हैं उनको देख लेना, प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिल जाएंगी और उसके बाद आप इस वीडियो को देखना। ठीक है। सो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा क्योंकि उसमें हमने इंपॉर्टेंट रूलर्स के बारे में भी डिस्कस किया हुआ है। सो उन सब से आपको इस वीडियो में बहुत हेल्प होगी। ठीक है। चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हिस्टोरिकल एविडेंसेस से कि हमें कैसे पता चलता है कि कैसे इस रीजन के अंदर वॉर हुआ था। और देखो हिस्ट्री के लिए हमारे पास बहुत सारे सोर्सेस होते हैं कि हमने पहले भी डिस्कस किया है। कुछ लिटरेरी सोर्सेस होते हैं, कुछ इंस्क्रिप्शंस होते हैं, कॉइन्स होते हैं, रिटन रिकॉर्ड्स। सो ये सारी चीज़ें हिस्टोरिकल एविडेंसेस का पार्ट हैं। सबसे पहले उस टाइम पे लिखे गए बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस जैसे ग्वालियर इंस्क्रिप्शन ऑफ मिहिर भोज, देन भागलपुर कॉपर इंस्क्रिप्शन ऑफ धर्मपाल, ठीक है, सज्जन इंस्क्रिप्शन, बादल इंस्क्रिप्शन एंड बड़ौद इंस्क्रिप्शन। ठीक है। सो ये सारे इंस्क्रिप्शंस का पार्ट हैं। लिटरेरी सोर्सेज की अगर हम बात करें, उदय सुंदरी कथा ये सोधल ने लिखी थी। ठीक है। और जो फॉरेनर जितने भी ट्रैवलर्स आए थे उन्होंने भी बहुत सारे अकाउंट्स लिखे थे। उन सब से हमें इस पूरी जो वॉर है इसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। सबसे इम्पॉर्टेंट एक अरब ट्रैवलर आए थे जिनका नाम है सुलेमान। उनके जो रिटन रिकॉर्ड्स हैं वो इसके बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमें देते हैं। ठीक है। चलिए। सो सबसे पहले हम रिजल्ट ही डिस्कस करते हैं कि इस वॉर का क्या रिजल्ट रहा। नागभट्ट सेकंड जो एक प्रतिहार किंग हैं ये कन्नौज को 816 के अंदर जीत लेते हैं। ठीक है। सो ये रिजल्ट रहता है। अब हम देखते हैं कि क्यों कन्नौज के लिए ये तीनों पावर्स फाइट कर रही थी। ठीक है। सबसे पहले हम थोड़ी सी हिस्ट्री को जानते हैं। चलिए। सो हम स्टार्ट करते हैं मौर्यन एम्पायर से। मौर्यन एम्पायर के बाद बहुत सारी फॉरेन पावर्स आती हैं, कुशान्स वगैरह आते हैं, शाक्स आते हैं और पार्थियंस आते हैं। ठीक है। और उसके बाद आता है गुप्ता एम्पायर। ठीक है। सो गुप्ता एम्पायर के बाद हमने देखा मोखरी डायनेस्टी का राइज होता है। इस डायनेस्टी के बाद इनके कॉन्टेम्प्रेरी ही थे, हर्षवर्धन आते हैं और वर्धन डायनेस्टी आती है। और वर्धन डायनेस्टी के बाद क्योंकि वर्धन डायनेस्टी ने कन्नौज को अपनी कैपिटल बनाया था थानेश्वर से। ठीक है। सो कन्नौज इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हर्षवर्धन की कैपिटल सिटी रही एंड कन्नौज रीजन जो है वो बहुत सिक्योर है, उसको आराम से फोर्टिफाई किया जा सकता है। और कन्नौज के आसपास की जो लैंड है वो काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल है। इस वजह से जो हर्षवर्धन थे उन्होंने कन्नौज को अपनी कैपिटल सिटी बनाया था। ठीक है। हर्षवर्धन के बाद बहुत सारी जो रीजनल पावर्स हैं उनका राइज होता है और उन्हीं रीजनल पावर्स की अब हम बात करेंगे। ठीक है। क्योंकि हर्षवर्धन के टाइम पीरियड तक और इसके आगे भी जो कन्नौज वाला रीजन है ये पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट सेंटर रहा था। ठीक है। सो हर कोई चाहता था इस सेंटर पे कंट्रोल करना, जैसे महाजनपद के टाइम पे मगध था। ओके। चलिए। और यहाँ पे जब हर्षवर्धन ने कन्नौज को अपनी कैपिटल बनाया उसके बाद कन्नौज के अंदर अयुद्ध डायनेस्टी आती है। ठीक है। और ये डायनेस्टी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी। इस डायनेस्टी के जो बाद के रूलर्स आते हैं वो काफ़ी वीक थे। इस वजह से भी जो बाकी जो पावर्स हैं 3 जिनके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं उनके लिए ये सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाता है। ठीक है।
नेक्स्ट इज अवेलेबिलिटी ऑफ फर्टाइल लैंड एंड लिवेबल क्लाइमेट ऑफ गंगा यमुना दोआब, क्योंकि कन्नौज वाला रीजन गंगा और यमुना रिवर के आसपास का ही रीजन है। सो वहाँ पे लैंड काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल थी और क्लाइमेट भी काफ़ी अच्छा था, प्लेन रीजन था, ठीक है। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। एग्रीकल्चर तो देखो उस टाइम पे इंपॉर्टेंट था, इसके अलावा ये बहुत मतलब सिक्योर प्लेस था, ठीक है। नेक्स्ट इज़ नो डायनेस्टी वांट अदर डायनेस्टी टू बिकम पावरफुल। उस टाइम पे हर कोई डायनेस्टी चाहती थी क्योंकि बहुत सारी रीजनल पावर्स आ गई थी, ठीक है, और हर कोई चाहता था कि वो पावरफुल बने, क्योंकि आप देख सकते हो मौर्यन एम्पायर, गुप्ता एम्पायर कितना बड़ा एम्पायर था। ऐसा एम्पायर उनके बाद में शायद ही किसी डायनेस्टी ने क्रिएट किया होगा। सो बहुत सारी रीजनल पावर्स थी और ये रीजनल पावर्स बहुत ज़्यादा पावरफुल थी, ठीक है, और हर कोई इस रीजन को चाहता था। रीजनल पावर्स ऑलवेज वांटेड टू बिकम द मास्टर ऑफ अ बिगर एंड बिगर एम्पायर, और हर एक रीजनल पावर चाहती थी कि वो बड़े से बड़े एम्पायर को क्रिएट करे और उसको मास्टर करे। सो यही कारण रहा था कि कन्नौज के लिए ये तीनों पावर्स फाइट कर रही थी। चलिए हम फेजेस की बात करते हैं। जो फर्स्ट फेज है स्ट्रगल का, इसको डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम इसके टोटल 6 फेजेस हैं, ठीक है, उन सबको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, सो सबसे पहले हम बात करेंगे, ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ था वत्सराज जो कि गुर्जर प्रतिहार्स हैं। यहाँ पे मैंने जहाँ पर भी जी लिखा है ये गुर्जर प्रतिहार्स के लिए है, पी का मतलब जो पाल डायनेस्टी है उसके लिए, और आर का मतलब है राष्ट्रकूटास के लिए, ठीक है। सो मतलब कि ज़्यादा लिखना ना पड़े इसलिए मैंने इनको शॉर्ट में लिख दिया है। ओके, चलो, सो सबसे पहले हम बात करते हैं वत्सराज, ये गुर्जर प्रतिहार किंग थे और इनका धर्मपाल के साथ, जो धर्मपाला थे ये पाल डायनेस्टी के रूलर थे, इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, ठीक है। सो एक बार हम ड्रॉ करते हैं, ये हैं गुर्जर प्रतिहार्स और यहाँ पे हैं राष्ट्रकूटास, एंड जो ये वाला रीजन है यहाँ पे हैं पाल डायनेस्टी, ठीक है। सो गुर्जर प्रतिहार्स और पाल्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। ओके, एंड वत्सराज ने पाल किंग को हरा दिया, मीन्स जो पाल डायनेस्टी के किंग थे उनको हराया, और इससे वत्सराज बहुत पावरफुल बन गया, ठीक है। अब जो पाल डायनेस्टी है वो ध्रुवा, मीन्स जो ध्रुवा किंग हैं ये राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के, इनकी हेल्प लेते हैं। ओके, अब ये जो राष्ट्रकूटा किंग है ये जाकर जो गुर्जर प्रतिहार्स हैं इनके किंग वत्सराज को हराते हैं और इनसे जो जिस रीजन पे इन्होंने कंट्रोल किया था पाल डायनेस्टी के, उसको स्नैच करके अपने कंट्रोल में ले लेते हैं, ठीक है। बट कुड नॉट सस्टेन इट फॉर लॉन्ग टाइम एज इट वॉज वेरी फार फ्रॉम हिज किंगडम, क्योंकि जो जिस रीजन के अंदर इन्होंने फाइट की थी और गुर्जर प्रतिहार वत्सराज को हराया था, अब वो उस रीजन को ज़्यादा लंबे समय तक सस्टेन नहीं कर पाए थे। वो इसीलिए क्योंकि जब जो ध्रुवा हैं ये यहाँ पे नॉर्थ के अंदर इनके साथ फाइट करने के लिए आए, तो बाद में क्या होता है, इनके जो अपना किंगडम है, मीन्स जो राष्ट्रकूटा डायनेस्टी का अपना किंगडम है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ गई थी इनके मतलब किंगडम के अंदर। सो इनको इन्हीं सब कारणों की वजह से इनको वापस जाना पड़ा और ये वैसे ही सब कुछ वहाँ पे छोड़ के वहाँ पे उस रीजन से वापस अपने एम्पायर के अंदर चले जाते हैं, ठीक है। ये ज़्यादा लंबा फेज़ नहीं था, ठीक है, और इसमें हमने देखा कि कैसे कॉन्फ्लिक्ट हुए थे, और जो राष्ट्रकूटा किंग हैं ये गुर्जर प्रतिहार्स को हरा देते हैं लेकिन वापस इनको जाना पड़ता है। अब स्टार्ट होता है सेकेंड फेज स्ट्रगल का। वत्सराज को हराने के बाद क्या किया था, ये जो राष्ट्रकूटा किंग थे ध्रुवा, इन्होंने ईस्ट की तरफ मूव करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। इन्होंने बाद में क्या करा, पाल किंग को भी हरा दिया। ओके, क्योंकि देखो सबसे पहले तो इनको पाल डायनेस्टी के ही किंग ने इनवाइट किया कि गुर्जर प्रतिहार्स को हराने के लिए। ये गुर्जर प्रतिहार्स को हराते हैं लेकिन ये फिर से ईस्ट की तरफ मूव करते हैं और पाल किंग को भी डिफीट करते हैं, ठीक है। अब ये जो बैटल हुआ था ये गंगा और यमुना दोआब के अंदर हुआ था। ओके, अब जो राष्ट्रकूटा किंग हैं वो क्या करते हैं, जब वो जीत जाते हैं इस फाइट को, वो गंगा रिवर के फ्लो को रोक लेते हैं और उस पूरे रीजन पे अपना कंट्रोल कर लेते हैं, और ये सारी एक्टिविटी करने के बाद ही वो वापस अपनी कैपिटल सिटी में मूव करते हैं। मीन्स जो इनका एम्पायर था सेंट्रल और दक्कन वाले रीजन के अंदर, ये वहाँ पे मूव करते हैं। ओके, चलिए, ध्रुव जो राष्ट्रकूटा किंग हैं इनकी डेथ के बाद गोविंदा किंग बनते हैं कि इनके सक्सेसर हैं, और ये भी राष्ट्रकूटा जो हैं डायनेस्टी के एक एम्परर हैं, ठीक है। सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे। ओके, सो अब क्या होता है कि जो कन्नौज वाला रीजन है, ओके, वहाँ पर जो अयुद्ध डायनेस्टी थी, अयुद्ध डायनेस्टी के इंदिरा युद्ध और चक्रा युद्ध के बीच में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, ठीक है। जो कन्नौज वाला रीजन है यहाँ पे देखो, अभी कन्नौज के ऊपर इन तीनों में से किसी पावर ने कंट्रोल नहीं किया है, वहाँ पे अयुद्ध डायनेस्टी है
और अयुध डायनेस्टी के इंद्रायुध और चक्रायुध के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ठीक है। ओके, सो चक्रायुध हैज़ एक्वायर्ड द ओनरशिप ड्यू टू द प्रोटेक्शन ऑफ धर्मपाला किंग ऑफ पाल डायनेस्टी। अब क्या होता है कि जब इन दोनों के बीच में फाइट चल रही थी और इसी का फ़ायदा पाल डायनेस्टी के धर्मपाल उठाते हैं, वो इस रीजन के ऊपर अटैक करते हैं और अटैक करने के बाद जीत लेते हैं और जीतने के बाद चक्रायुध को वहाँ पे जो है किंग बना देते हैं, ठीक है। सो मतलब कि सबसे पहले जो धर्मपाल हैं उन्होंने कन्नौज को एक्वायर किया था, ठीक है। अब यहाँ पे प्रतिहार किंग का हमें ज़्यादा रोल नहीं देखने को मिलता सेकंड फेज़ के अंदर, ठीक है। सो सेकंड फेज़ के अंदर हमें प्रतिहार के बारे में कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। यहाँ पे बेसिकली जो राष्ट्रकूटाज हैं और जो पाल डायनेस्टी है उनके बीच में पहले फाइट चलती है और उसके बाद जो कन्नौज वाला रीजन है उसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, कॉन्फ्लिक्ट का फ़ायदा उठाते हैं पाल डायनेस्टी के धर्मपाल। अब हम मूव करते हैं थर्ड फेज़ के अंदर। थर्ड फेज़ के अंदर क्या होता है, जो गुर्जर प्रतिहार किंग हैं, अब यहाँ पे आते हैं नागभट्ट सेकंड, ये गुर्जर प्रतिहार किंग हैं, क्योंकि देखो टाइम के अकॉर्डिंग जो है वो रूलर्स बदल रहे हैं, ठीक है। चलिए, सो नागभट्ट सेकंड और जब हमने बात की थी राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के अंदर गोविंदा थर्ड, ये दोनों अपनी यूनियन फॉर्म कर लेते हैं। लेकिन आपको समझना होगा कि उस टाइम पे एक दूसरे पे इतना भरोसा होता नहीं था, ठीक है, रूलर्स के बीच में। वो कभी कभी ये जो गठबंधन है ये कर लेते थे और बाद में खुद ही जो है इन सबको तोड़ देते थे, ठीक है, एक दूसरे पे अटैक भी कर लेते थे। सो ये अलाइंसेस बहुत ही टेम्प्ररी और चेंजिंग थे, ठीक है, जल्दी से, मतलब जैसे आज अलाइंस फॉर्म की और कुछ महीनों बाद फिर अटैक भी कर दिया। सो ये सिचुएशन जो है वहाँ पे चल रही थी। तो जो राष्ट्रकूटा किंग है, मीन्स अभी अलायंस उन्होंने फॉर्म कर लिया था, तो राष्ट्रकूटा किंग अपने ब्रदर इंद्रा को वहाँ पे भेजते हैं प्रतिहार डायनेस्टी के अंदर कि उनको जो प्रतिहार डायनेस्टी का जो ओरिजिनल टेरिटरी है वहाँ पे जाके अटैक करें, ठीक है। सो इंद्रा वहाँ पे अटैक करने के लिए जाते हैं। इसके बाद जो नागभट्ट सेकंड हैं ये चक्रायुध को वहाँ से कन्नौज से रिमूव करते हैं और इंद्रायुध को कन्नौज का किंग बना देते हैं। मतलब कि जब इंद्रायुध और चक्रायुध के बीच में फाइट चल रही थी उस टाइम पे जो धर्मपाल थे वो चक्रायुध को रूलर बनाते हैं कन्नौज का, और नागभट्ट सेकंड क्या करते हैं, चक्रायुध को हटाते हैं और हटाने के बाद मीन्स बैटल के बाद ही हटाते हैं, ऑब्वियसली इनके बीच में फाइट तो हुई होगी, और उसके बाद इंद्रायुध को कन्नौज का किंग बना देते हैं, ठीक है। लेकिन जो नागभट्ट सेकंड हैं इनको हार का सामना करना पड़ता है गोविंदा थर्ड से। ये थर्ड है, यहाँ पे मैंने गलती से सेकंड कर दिया, ओके। चलिए, उसके बाद क्या होता है, धर्मपाल जो थे वो बहुत खुश थे क्योंकि नागभट्ट सेकंड जो हैं वो इस वॉर के अंदर हार गए थे। वो इसीलिए खुश थे क्योंकि चक्रायुध को तो उन्होंने कन्नौज के ऊपर रूल करने के लिए बिठाया था, लेकिन नागभट्ट सेकंड ने उनको रिमूव कर दिया। तो इस बात की नाखुशी खुशी में बदल गई जब नागभट्ट सेकंड ये वॉर हार गए और जो राष्ट्रकूटा किंग हैं गोविंदा, उन्होंने इनको हरा दिया, ठीक है। अब क्या करते हैं, जो गोविंदा थर्ड हैं ये वापस चले जाते हैं, जो भी इन्होंने स्टेट्स एक्वायर किए थे नागभट्ट सेकंड से वहाँ पे ये कुछ भी नहीं करते, मीन्स उनको बिना एनेक्स किए उनको वैसे का वैसा ही छोड़ के ये वापस चले जाते हैं, ओके। और उन सब रीजन्स के ऊपर और कन्नौज के ऊपर फिर से नागभट्ट सेकंड जो हैं वो कंट्रोल कर लेते हैं। सो यहाँ पे एंड होता है थर्ड फेज़ का। चलिए, अब हम बात करते हैं फोर्थ फेज़ की। फोर्थ फेज़ के अंदर जितनी भी चीज़ें दी गई हैं बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हैं, किसी सोर्स के अंदर कुछ बताया गया है और किसी सोर्स के अंदर कुछ बताया गया है, ठीक है। लेकिन मैं फिर भी आपको एक दो चीज़ें बता देती हूँ। चलिए, कुछ हिस्टोरियंस के अकॉर्डिंग नागभट्ट सेकंड ने जब चक्रायुध को हराया था और जो कन्नौज धर्मपाल के प्रोटेक्शन के अंदर था उसको उन्होंने धर्मपाल से वापस छीन लिया था, ठीक है। अब जो चक्रायुध हैं उनको भी हराया नागभट्ट सेकंड ने, और उसके बाद उन्होंने जो पाल डायनेस्टी के रूलर हैं धर्मपाल उनको भी हराया था, ठीक है। सो इनके बाद क्या होता है, अब देखो जब धर्मपाल हार जाते हैं तो वो राष्ट्रकूटा किंग गोविंदा थर्ड को रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है। अब उनकी रिक्वेस्ट पे जो राष्ट्रकूटा किंग गोविंदा थर्ड हैं वो नॉर्थ इंडिया के अंदर आते हैं और जो नागभट्ट हैं उनको डिफीट करते हैं, उनको हराते हैं। ये तो हो गई एक बात, ठीक है। एंड कुछ हिस्टोरियंस ये मानते हैं कि नागभट्ट को लेके जो राष्ट्रकूटा किंग गोविंदा थर्ड हैं वो काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योर थे, ओके। क्योंकि हमें राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के कुछ इंस्क्रिप्शन से ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि नागभट्ट जो सेकंड हैं इनका राष्ट्रकूटा जो एम्पायर है उसके नॉर्थ वेस्टर्न रीजन के ऊपर वो मतलब कि वो चाहते हैं उसको कैप्चर करना। सो इसीलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट था कि राष्ट्रकूटा गोविंदा थर्ड जो किंग हैं वो उनके खिलाफ जो है अटैक करें, ठीक है। सो ये दो चीज़ें मानी जाती हैं, एक तो ये माना जाता है कि धर्मपाला ने शायद हेल्प मांगी होगी इसीलिए ही राष्ट्रकूटा किंग गोविंदा थर्ड जो हैं वो वहाँ पे हेल्प के लिए गए
होंगे। और कुछ हिस्टोरियंस ये मानते हैं कि राष्ट्रकूटा किंग खुद ही इनसिक्योर थे नागभट्ट सेकंड को लेके कि वो उनके ऊपर अटैक ना कर दें, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि जो उनका नॉर्थ वेस्टर्न वाला रीजन था वो जो है वो नागभट्ट सेकंड चाहते हैं उस पर कंट्रोल करना, इसीलिए वो इस इनसिक्योरिटी को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान थे और उन्होंने मीन्स गोविंदा थर्ड जो राष्ट्रकूटा किंग हैं उन्होंने उनके ऊपर अटैक किया था। ठीक है, सो ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल स्टेज थी। अब इसमें 2 पॉइंट ऑफ व्यू हैं। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं फिफ्थ फेज़ की स्ट्रगल का। अब फिफ्थ फेज़ के अंदर फिर से आपको पता है टाइम के अकॉर्डिंग रूलर्स बदल रहे हैं। ठीक है, अगर हम गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी की बात करें, सो गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी के अंदर यहाँ पे रामभद्रा नए रूलर आते हैं। ठीक है, और राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के अंदर अमोध वर्षा आते हैं। ठीक है, अब ये जो दोनों डायनेस्टीज़ थी, अब इस टाइम पीरियड के अंदर क्या होता है, जब ये दोनों रूलर्स यहाँ पे रूल कर रहे थे, ये दोनों जो डायनेस्टीज़ हैं ये बहुत ज़्यादा वीक थी और बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ थी। ठीक है, इन दोनों किंग्स के टाइम पीरियड के अंदर। ओके, अब ये इतने ज़्यादा पावरफुल रूलर्स नहीं थे। ठीक है, सो फिफ्थ फेज़ के अंदर हमें ये देखने को मिलता है कि फिफ्थ फेज़ में ना पाल डायनेस्टी बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गई थी और ये दो डायनेस्टीज़ बहुत ज़्यादा वीक हो गई थी। ठीक है, अब हम बात करते हैं पाल डायनेस्टी के बारे में। पाल डायनेस्टी में एक नए रूलर आ गए थे जिनका नाम है देवपाल। ठीक है, इन्होंने इन दोनों किंग्स को हराया था। ठीक है, अलग अलग बैटल्स के अंदर, और पाल डायनेस्टी इस टाइम पे अपनी पीक पर था। ओके, क्योंकि पाल डायनेस्टी में इतने पावरफुल रूलर हैं और इन दोनों डायनेस्टीज़ के अंदर बहुत ही वीक रूलर्स हैं। ठीक है, एंड इसी फेज़ के अंदर जब नए गुर्जर प्रतिहार में एक नए किंग आते हैं जिनका नाम है महीर भोज। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत पावरफुल रूलर हैं ये गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी के। ठीक है, इनको भी देवपाल ने डिफीट किया था। देखो, सो अब देखो आप कि जो पाल डायनेस्टी है वो कितनी ज़्यादा पावरफुल है। नेक्स्ट चलते हैं सिक्स्थ फेज़ के अंदर। ठीक है, सो देवपाल के बाद ये पाल डायनेस्टी के बारे में हम बात कर रहे हैं। देवपाल के बाद दो और रूलर्स आते हैं, विग्रहपाल और नारायणपाल। ठीक है, मेंशन ऑफ बैटल बिटवीन नारायणपाल एंड अमोद वर्षा। अमोद वर्षा जो हैं कि राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के किंग हैं और नारायणपाल पाल डायनेस्टी के किंग हैं। सो देवपाल के बाद जब नारायणपाल मीन्स इनके बाद एक और किंग बनते हैं विग्रहपाल, और उसके बाद नारायणपाल आते हैं। सो नारायणपाल भी अमोद वर्ष राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के जो किंग हैं इनके साथ बैटल में पार्टिसिपेट करते हैं, और ये चीज़ क्लियर नहीं है कि इन दोनों में नारायणपाल हारते हैं कि अमोद वर्षा हारते हैं। ठीक है, सो ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। ओके, इस फेज़ के अंदर बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट हुए थे। ठीक है, कृष्णा सेकंड ये राष्ट्रकूटा किंग हैं और महीर भोज ये गुर्जर प्रतिहार किंग हैं, इनके बीच में भी काफ़ी सारी फाइट हुई थी। उसके बाद जब महीर भोज के बाद महेंद्रपाल जो हैं, महेंद्रपाल ये गुर्जर प्रतिहार किंग होते हैं, और उसके बाद पाल डायनेस्टी के हैं नारायणपाल। ठीक है, इनके बीच में भी काफ़ी सारे कॉन्फ्लिक्ट थे, और उसके बाद क्या होता है, पाल डायनेस्टी का एंड हो जाता है। अब यहाँ पे पाल डायनेस्टी का तो एंड हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं दो पावर और बची हैं, गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूटाज। सो राष्ट्रकूटाज जो किंग हैं उनके जो पावरफुल रूलर थे लास्ट में वो थे इंदिरा थर्ड, और गुर्जर प्रतिहार में है महिपाल फर्स्ट। इनके बीच में भी वॉर चलता है, और उसके बाद काफ़ी वीक रूलर्स आ जाते हैं राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के अंदर, और इसी के बाद जो राष्ट्रकूटा डायनेस्टी है इसका डिक्लाइन हो जाता है, और एंड में बचते हैं गुर्जर प्रतिहार। ठीक है, सो गुर्जर प्रतिहार जो हैं वो कन्नौज के ऊपर हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि कन्नौज के ऊपर जो ये तीनों का स्ट्रगल चल रहा था उसमें जीत होती है गुर्जर प्रतिहार्स की। ठीक है, वो बहुत पावरफुल थे। इनफैक्ट राष्ट्रकूटास भी कम पावरफुल नहीं थे, एंड पाल डायनेस्टी में देवपाल के टाइम पीरियड के अंदर ये डायनेस्टी अपने पीक पर थी। ठीक है, सो वो ये तीनों डायनेस्टीज़ के बारे में भी हमने प्रीवियस वीडियोस के अंदर डिटेल में डिस्कस किया है, आप वो वीडियोस प्लीज़ देख लेना। ठीक है, आपको और अच्छे से ये समझ आएगा। इतनी सारी फाइट्स के बाद इस स्ट्रगल को क्लोज करते हैं और देखते हैं कि एंड में क्या हुआ था। चलिए, सो राष्ट्रकूटास की हमने बात की। जो राष्ट्रकूटास हैं यहाँ पे एक सामंत हैं, मतलब कि बहुत सारी प्रोविंसेस में डिवाइडेड होता था पूरा एम्पायर। सो तेल नामक एक सामंत जो राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के एक प्रोविंस के अंदर फ्यूडेटरी थे, वो कर्क कर्क है या कर्का है, शायद कर्क ही है। ठीक है, सो कर्क एक राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के जो किंग थे उनको ये हराते हैं, और यहीं पर इस पूरी डायनेस्टी का एंड हो जाता है। सो इस तरीके से राष्ट्रकूटा डायनेस्टी एकदम ख़त्म हो जाती है, और फिर से जो चालुक्यास हैं वो इस रीजन के ऊपर कंट्रोल कर लेते हैं। मीन्स चालुक्यास को हराकर राष्ट्रकूटास आए, और राष्ट्रकूटास को हराकर फिर से चालुक्यास आ गए। ठीक है, अब हम बात करते हैं गुर्जर प्रतिहार्स की।
अब जो एंड पीरियड चल रहा था इस डायनेस्टी का, उसमें काफ़ी ज़्यादा वीक रूलर्स थे और इनका एंड होता है महमूद जो हैं गजनी के महमूद, वो अटैक करते हैं कन्नौज के ऊपर, क्योंकि कन्नौज के ऊपर गुर्जर प्रतिहार का जो था वो पूरा पावर ऑफ सेंटर था। ठीक है, कन्नौज पे इन्होंने कंट्रोल कर रखा था और यहाँ पे जो महमूद गजनी है वो अटैक करते हैं और अटैक करने के बाद इनकी पूरी डायनेस्टी ख़त्म हो जाती है। इनफैक्ट जब ये अटैक करते हैं ये बहुत सारे टेम्पल्स को कन्नौज के अंदर डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ठीक है, ये बहुत ही पावरफुल एक किंग थे जो बाहर से आए थे और इन्होंने काफ़ी सारे अटैक्स किए थे। ओके, और बहुत सारी जो हमारी जो कल्चर से रिलेटेड जो हमारे यहाँ पे स्ट्रक्चर्स बने हुए थे, इनफैक्ट जो टेम्पल्स थे, जो आर्किटेक्चर था, उस सब को इन्होंने डिस्ट्रॉय किया था। उसी के बाद हो जाता है गुर्जर प्रतिहार का डिक्लाइन। अब हम पढ़ते हैं पाल्स के बारे में। पाल्स का किंगडम तभी कोलैप्स हो गया था जब इनके ऊपर फॉरेन इन्वेजन्स हुए और जो इंटरनली बहुत सारी प्रॉब्लम्स थे इस एम्पायर में, सो ये पूरा एम्पायर भी ख़त्म हो गया। अब इस पूरे वॉर के क्या रिजल्ट हैं, हमने इतनी देर से जो डिस्कस कर रहे थे, इतने सारे कॉन्फ्लिक्ट्स, अब रिजल्ट ये निकलता है कि जब गजनी अटैक करता है कन्नौज के ऊपर, जब वहाँ पे गुर्जर प्रतिहार रूल कर रहे थे, इससे कन्नौज पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक है, उसके बाद जो मिलिट्री है वो काफ़ी ज़्यादा वीक थी, क्योंकि ये जो तीनों पावर्स हैं ये आपस में ही लड़ने में बिजी हैं, तो इतनी ज़्यादा मिलिट्री इनकी वीक हो गई थी और इनके पास जो नई टेक्नोलॉजी है वो भी नहीं थी। ठीक है, और इकोनॉमिक रिसोर्सेज काफ़ी ज़्यादा डिप्लीट हो गए थे। जो कन्नौज वाला रीजन है उसमें तो इकोनॉमिक सोर्सेस हम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा डिप्लीशन हुआ था, क्योंकि वहाँ पे इतने ज़्यादा बैटल्स वगैरह भी हुए थे। उसके बाद इन तीनों डायनेस्टीज़ का फॉल हो जाता है और नई डायनेस्टीज़ आती हैं और एक नया कल्चर आता है। ठीक है, सो ये पूरा स्ट्रगल हमने डिस्कस किया है इस वीडियो के अंदर एंड आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मैंने बहुत ईजी करके चीज़ें समझाई हैं आपको। एंड अगर आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड लाइक करना वीडियो को। और इसके अलावा मैं आपको कहना चाहती हूँ कि हम आगे, हाँ, संगम एज अब हम आगे डिस्कस करेंगे और उसके बाद BA सेकेंड ईयर हम कंप्लीट जो इसकी हिस्ट्री है वो कवर करेंगे। ठीक है, इसी के साथ करते हैं इस वीडियो को एंड। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।